तारीख 12 अप्रैल 1937 और जगह इंग्लैंड। यह एविएशन और मैकेनिकल इंजीनियरिंग के इतिहास का वो दिन था जिसने इंसानियत के आसमान में उड़ने के तरीके को हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। इस दिन एक 29 साल के रॉयल एयरफोर्स के एक आर्म ऑफिसर एंड इंजीनियर ने, जिनका नाम फ्रैंक विटल था, उसने अपने एक ऐसे आविष्कार का टेस्ट किया जिससे दुनिया का पहला प्रैक्टिकल जेट इंजन माना जाता है। जब उन्होंने अपने विटल यूनिट, जिसे WU प्रोटोटाइप इंजन कहा जाता था, उसे स्टार्ट किया तो शुरू में इंजन की स्पीड धीरे धीरे बढ़नी शुरू हुई, लेकिन अचानक से इंजन भयंकर शोर मचाने लगा और उसकी स्पीड तेजी से बढ़ने लगी। कंबस्शन चैम्बर हीट की वजह से जलते हुए कोयले की तरह लाल हो चुका था। वहां मौजूद सभी लोग डरकर भागने लगे क्योंकि उन्हें लग रहा था कि अब फटेगा यार, ये अब फटेगा। फ्रैंक विटल ने जल्दी से भागकर इंजन को बंद कर दिया, लेकिन हैरानी की बात यह थी कि इंजन फिर भी नहीं रुका। इंजन की रोटेशन 8000 आरपीएम तक पहुंच चुकी थी और फिर फाइनली कुछ टाइम बाद धीरे धीरे एक अजीब सी आवाज के साथ इंजन बंद हुआ। सवाल ये उठता है कि आखिर इंजन को एकदम से ऐसी कौन सी पावर मिल गई थी कि उसने बवाल ही मचा दिया यार और 8000 से भी ज्यादा आरपीएम पे पहुंच गया। क्या ये फ्यूल ज्यादा जाने की वजह से हुआ या फिर किसी तरह का गियर रेशियो ऐसा मेंटेन हो गया गलती से? ऐसा कुछ नहीं था। इस पूरे घटनाक्रम के पीछे एक छोटा सा रोटेटिंग पार्ट सबसे ज्यादा काम कर रहा था, जिसे इंजीनियरिंग की भाषा में कहा जाता है इम्पेलर, जिसकी आज हम बात करने वाले हैं। यही वो सेंट्रीफ्यूगल इंपेलर था जिसने हवा को इतने भारी दबाव पर कंप्रेस किया कि उसमें फ्यूल मिलकर आग लगने से इतनी विशाल ऊर्जा पैदा हुई जिसका उस वक्त किसी को भी अंदाजा नहीं था। इवन जिसने वो इंजन बनाया था वो भी सोच रहा था कि यार इतनी एनर्जी मैंने प्रोड्यूस कर कैसे दी। देखो, मुझे बहुत पहले से ये पता था कि इंपेलर नाम की एक चीज होती है, गोल सी फूल जैसे दिखने वाली, जो हवाई जहाजों के इंजन में यूज होती है और जिसको मशीन करना मेरी हमेशा से ख्वाहिश रही है, क्योंकि ये माना जाता है कि इंपेलर इज द मोस्ट क्रिटिकल पार्ट टू मशीन। लेकिन मेरे दिमाग में हमेशा इंपेलर को लेके एक सबसे बड़ा सवाल आता था कि आखिर एक इतना छोटा सा रोटेटिंग पार्ट इतनी बड़ी मशीन्स, हजारों किलो के हवाई जहाज और बड़े बड़े पावर प्लांट्स को कैसे कंट्रोल कर लेता है। एक छोटा सा पुर्जा जो अगर मिलीमीटर के 1000वें हिस्से जितना भी गलत बन जाए तो पूरा का पूरा सिस्टम पल भर में कैसे तबाह हो जाता है। इस पार्ट को बनाने के पीछे ऐसी कौन सी डीप इंजीनियरिंग और CNC मशीनिंग की टेक्निकलिटीज छुपी हैं जो इसे दुनिया का सबसे मुश्किल और सबसे जरूरी मैकेनिकल कंपोनेंट में से एक बनाती है। और आज की इस वीडियो में हम यही जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं द साइंस बिहाइंड द इंपेलर्स। टेक्निकल भाषा और कॉम्प्लेक्स डेफिनेशन में घुसने से पहले आइए समझते हैं कि आखिर ये इंपेलर बना गया है। इसको हम एक एकदम देसी और आम जिंदगी के उदाहरण से समझने की कोशिश करेंगे। इमेजिन कीजिए हमारे घर की पानी की मोटर या फिर वाटर पंप। पानी की मोटर के अंदर एक पीतल या लोहे की छोटी सी चरखी लगी होती है, इंपेलर टाइप, जो तेजी से घूमती है। जब ये चरखी घूमती है तो वो नीचे से यानी जमीन के अंदर से पानी को अपने सेंटर में खींच लेती है। इस सेंटर वाले हिस्से को इंजीनियरिंग भाषा में इंपेलर का आई कहा जाता है, यानी कि इंपेलर की आंख। इसके बाद इंपेलर के कर्व्ड ब्लेड उस पानी को रेडियली यानी चारों तरफ बाहर की दिशा में तेजी से धकेल देती है। ध्यान देने वाली बात यह है कि इंपेलर के ब्लेड्स आमतौर पर बैकवर्ड कर्व्ड होते हैं, यानी पीछे की तरफ मुड़े हुए होते हैं। इसका मतलब यह है कि ब्लेड्स पानी को आगे की तरफ सीधा धक्का नहीं देते, बल्कि अपनी ज्योमेट्री और लगातार रोटेशन से एक स्मूथ रास्ता या फिर पाथ बनाते हैं, जिससे पानी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के कानून के हिसाब से ऑटोमेटिकली बाहर की तरफ विशाल स्पीड से निकलना शुरू हो जाए। जब पानी ब्लेड्स के रास्ते से निकलते हैं तो उसकी स्पीड यानी वेलोसिटी बहुत ज्यादा होती है। यह हाई स्पीड पानी फिर वॉल्यूट से टकराता है। वॉल्यूट उस मोटर की बाहरी केसिंग को कहते हैं, बाहर वाले ढांचे को कहते हैं, जिसके अंदर इंपेलर घूम रहा होता है। इस वॉल्यूट का आकार आगे बढ़ते हुए धीरे धीरे चौड़ा हो जाता है। जब पानी इस चौड़े रास्ते से गुजरता है तो एरिया बढ़ने की वजह से उसकी स्पीड कम होने लगती है। और फिजिक्स का एक बहुत ही बेसिक कानून है जिसे बर्नौलीज प्रिंसिपल भी कहते हैं कि जब फ्लूइड की वेलोसिटी कम होती है तो उसका प्रेशर बढ़ जाता है। यही वो बढ़ा हुआ प्रेशर है जो उस पानी को ग्राउंड फ्लोर से सीधा आपकी छत की टैंकी तक बिना किसी परेशानी से पहुंचा देता है। यही कॉन्सेप्ट है सभी इंपेलर्स का। अब जब हमने समझ लिया है कि इंपेलर क्या होता है तो चलिए देखते हैं कि इनका यूज कहां कहां होता है और ये इतने इंपॉर्टेंट क्यों है। सबसे पहले, जैसे मैंने जिक्र किया था, इनका सबसे प्रोमिनेंट और क्रिटिकल यूज एयरक्राफ्ट के जेट इंजन में होता है। एक जेट इंजन में हजारों किलो हवा को खींचकर उसे कंप्रेस करने का काम इंपेलर ही करता है, ताकि कंबशन चैम्बर में जेट फ्यूल के साथ मिलकर एक बड़ा धमाका किया जा सके और जहाज को आगे का थ्रस्ट मिल सके। जेट इंजन के अलावा इंपेलर्स का एक और बहुत बड़ा एप्लीकेशन हमारी ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में टर्बोचार्जर के रूप में होता है। आजकल की छोटी से छोटी कार्स में भी इंजन की पावर बढ़ाने और उन्हें फ्यूल एफिशिएंट बनाने के लिए टर्बोचार्जर्स लगाए जाते हैं। टर्बोचार्जर्स दरअसल इंजन से निकलने वाली बेकार एग्जॉस्ट गैसेस का इस्तेमाल करके एक टरबाइन को घुमाते हैं, जिसके दूसरे एंड पर एक इंपेलर लगा होता है। ये इंपेलर बाहर से फ्रेश हवा खींचता है और उसे दबाकर इंजन के अंदर भेजता है, यानी कि कंप्रेस कर। ज्यादा हवा का मतलब है बेहतर और पूरा कंबस्टन, जिससे इंजन कम फ्यूल में भी ज्यादा पावर निकालता है और इसी को डाउन साइजिंग भी कहा जाता है। लेकिन दोस्तों, ये टर्बोचार्जर्स लगभग 1 लाख से लेके 2 लाख आरपीएम पर घूमते हैं। अगर इंजन ऑयल में थोड़ी सी भी गड़बड़ी आ जाए, जिससे ऑयल कंटैमिनेशन कहते हैं, या ल्यूब्रिकेशन ठीक से ना हो तो अंदर के बेयरिंग्स घिस जाते हैं। ऐसी सिचुएशन में अगर इंपेलर अपनी इस हाई स्पीड में थोड़ा सा भी डगमगाया और बाहरी वॉल्यूट केसिंग से टकरा गया
तो उस हार्ड रब की वजह से इतना भयंकर फ्रिक्शन पैदा होता है कि टर्बो चार्जर की धज्जियां उड़ जाती हैं। इसलिए ये बहुत बहुत प्रिसाइजली मशीन होना चाहिए। इसके अलावा इम्पैलर्स का यूज बड़े पावर प्लांट्स, हाइड्रो डैम्स और ऑयल एंड गैस इंडस्ट्री में होता है। ऑयल एंड गैस इंडस्ट्री में जमीन के नीचे तेल यानी क्रूड ऑयल को हजारों किलोमीटर लंबी पाइपलाइंस के जरिए एक जगह से दूसरी जगह भेजना होता है इन इम्पैलर्स की मदद से। इस काम के लिए बहुत बड़े इम्पैलर्स वाले सेंट्रीफ्यूगल पंप यूज किए जाते हैं। वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स में पानी को साफ करने के लिए एरेटर्स के रूप में और फूड प्रोसेसिंग प्लांट्स में बड़ी मात्रा में लिक्विड को मिक्स करने के लिए भी इम्पैलर्स यूज होते हैं। ये सभी एग्जाम्पल ये साबित करती हैं कि अगर इम्पैलर का डिजाइन या उसकी मैन्युफैक्चरिंग में बाल बराबर भी गलती हुई तो उसका अंजाम सीधा सिस्टम फेलियर पर हो सकता है। इसलिए इस पुर्जे को मशीन करना एक आम काम नहीं बल्कि काफी बड़ा स्किल्ड काम माना जाता है। दोस्तों, जब हम ऐसी कॉम्प्लेक्स इंजीनियरिंग जेट इंजन और उसमें यूज होने वाले प्रिसीजन कंपोनेंट्स के बारे में सोचते हैं तो अक्सर दिमाग में आता है कि क्या हम भी ऐसी हाई लेवल टेक्निकल फील्ड का हिस्सा बन सकते हैं। आज से कई साल पहले जब लोग मैन्युफैक्चरिंग में आते थे तो उनके पास ऐसी एडवांस नॉलेज लेने का कोई आसान तरीका नहीं होता था। लेकिन आज की दुनिया में मैन्युफैक्चरिंग के बिना इकोनॉमी सस्टेन नहीं कर सकती, क्योंकि 80% से ज्यादा इंटरनेशनल ट्रेड मैन्युफैक्चर्ड गुड्स का होता है और हर इंडस्ट्री को ऐसी एडवांस मशीन्स और टूल्स की जरूरत होती है। इस इंडस्ट्री में आगे बढ़ने के लिए सीएनसी मशीनिंग की नॉलेज होना सबसे ज्यादा जरूरी है। तो अगर आप अपने करियर की शुरुआत कर रहे हो और ऐसे ही डीप प्रैक्टिकल और इंडस्ट्रियल लेवल की नॉलेज अपने घर बैठे लेना चाहते हो तो आप मेरा ऑनलाइन सीएनसी टर्निंग का कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। आप अपनी वेबसाइट www.macweather.com पर जा सकते हैं या फिर अपने एंड्रॉयड मोबाइल पर मेरी ऐप मैकविदा सीएनसी क्लासेस भी डाउनलोड कर सकते हैं। वहां पर मैंने इसी तरह सिंपल और देसी भाषा में बिल्कुल बेसिक से लेकर एडवांस तक सीएनसी प्रोग्रामिंग सिखाई है। तो आज ही मेरी वेबसाइट पे जाके चेकआउट जरूर करें। तो चलिए टॉपिक पर वापस आते हैं। इम्पैलर की थ्योरी और उसकी अहमियत समझने के बाद आपके दिमाग में ये सवाल उठना लाजमी है कि आखिर इस छोटे से पुर्जे को एक ठोस मेटल के ब्लॉक से काट कर बनाना इतना मुश्किल क्यों है। इम्पैलर अक्सर उन पहले पार्ट्स में से होते हैं जिन्हें कैड और कैम सॉफ्टवेयर बनाने वाली कंपनीज और बड़ी बड़ी मशीन टूल बनाने वाले अपने डेमो में दिखाते हैं, क्योंकि इनमें इतने चैलेंजेस होते हैं इन्हें मशीन करने में कि किसी भी सीएनसी मशीन और उसके चलाने वाले की आखिरी लिमिट को टेस्ट कर लिया जाता है। तो चलिए जानते हैं कि ऐसा है क्यों। सबसे पहला एंड सबसे बड़ा चैलेंज होता है इम्पैलर का कॉम्प्लेक्स कर्व्ड ब्लेड डिजाइन। एक इम्पैलर के ब्लेड आमतौर पर बिल्कुल सीधे नहीं होते, वो ट्विस्टेड यानी मुड़े हुए होते हैं और उनका आकार बेस से लेकर टॉप तक लगातार बदलता रहता है। इसके अलावा मॉडर्न एरोडायनामिक डिजाइन्स और हाई परफॉर्मेंस को हासिल करने के लिए इन ब्लेड्स को ओवरलैप भी किया जाता है, यानी एक ब्लेड का ऊपरी हिस्सा दूसरे ब्लेड के नीचे वाले हिस्से को कवर कर लेता है। जब एक सीएनसी मशीन का कटिंग टूल इस ठोस मेटल को काटने आता है तो इन तंग रास्तों, जिन्हें नैरो चैनल्स कहते हैं, उनके बीच में बिना किसी और ब्लेड को टच किए टूल को अंदर तक भेजना लगभग नामुमकिन लगता है। यहाँ पर हमारी पुरानी 3 एक्सिस सीएनसी मशीन्स पूरी तरह फेल हो जाती है। इम्पैलर्स कभी भी 3 एक्सिस मशीन पे नहीं बनाए जा सकते। इस चैलेंज को पार करने के लिए हमें 5 एक्सिस सीएनसी मशीनिंग की जरूरत पड़ती है। 5 एक्सिस मशीन्स में एक्स वाई जेड के साथ 2 और रोटेशनल एक्सिस जोड़ दिए जाते हैं, जिनका नाम आमतौर पर ए बी या ए एंड सी एक्सिस रखा जाता है। 5 एक्सिस सीएनसी मशीन मेटल के ब्लॉक को कंटिन्यूअसली घुमाती और टिल्ट करती रहती है ताकि कटिंग टूल इम्पैलर के कर्व्ड ब्लेड्स के बीच में सेफली जा सके और उन्हें आकार दे सके। दूसरा बड़ा चैलेंज होता है टूल डिफ्लेक्शन और भारी वाइब्रेशन। जब एक पतला और लंबा कटिंग टूल इम्पैलर के डीप चैनल्स में घुसकर मेटल को काटता है तो उस पर फिजिकल तौर पर बहुत फोर्स लगती है। इस फोर्स की वजह से टूल थोड़ा सा बैंड भी हो सकता है, जिसे इंजीनियरिंग में टूल डिफ्लेक्शन कहते हैं। अगर टूल थोड़ा सा भी डिफ्लेक्ट हो गया तो सरफेस पर निशान पड़ सकते हैं या फिर डायमेंशंस भी गलत हो सकती हैं। एयरक्राफ्ट इंजन के इम्पैलर्स में आमतौर पर 0.01 mm की एक्यूरेसी चाहिए होती है। यह एक्यूरेसी एक इंसान के बाल की मोटाई से भी कई गुना कम होती है। एक छोटी सी भी गलती या टूल का थोड़ा सा भी झुकना पूरे पार्ट को स्क्रैप यानी कचरा बना सकता है, जिससे कंपनीज का लाखों का नुकसान हो सकता है। दैट इज व्हाई इम्पैलर मशीनिंग इज सो डिफिकल्ट। इम्पैलर का डिजाइन जो है ना वो खुद में सरदर्द है, लेकिन वो किस मटेरियल से बनाया जा रहा है ये इसकी मशीनिंग की मुश्किलों को 10 गुना बढ़ा देता है। कुछ बेसिक इम्पैलर्स एल्यूमिनियम या फिर स्टेनलेस स्टील से बनते हैं, दैट्स टोटली फाइन, काफी इजी है मशीन करना। लेकिन जब बात एरोस्पेस जेट इंजन और हाई टेम्परेचर एप्लीकेशंस की आती है तो इन्हें टाइटेनियम या इनकनल जैसे सुपर अलॉय से बनाया जाता है। जैसे ही मटेरियल बदलता है सीएनसी मशीनिंग के रूल्स, टूल्स और प्रोग्रामिंग पूरी तरह बदल जाती है। इसे समझना और फिर से मशीनिंग रीप्रोग्राम करना एक सुपर स्किल्ड मशीनिस्ट ही कर सकता है और उनकी वैल्यू डैम गुड होती है कंपनीज में। अगर सभी मटेरियल्स की 1 by 1 बात करें तो एल्यूमिनियम एक ऐसा मेटल है जो बहुत सॉफ्ट और डक्टाइल होता है, सबको पता है। जब एल्यूमिनियम को मशीन किया जाता है तो उसका नेचर होता है कि वो खुद तेजी से कटना चाहता है। काट लो भाई मुझे आराम से, मैं तो खुद तैयार हूँ। एल्यूमिनियम के साथ सबसे बड़ी समस्या क्या आती है? हीट या फिर गर्मी नहीं, बल्कि अधेशन यानी टूल पर चिपकना। जब टूल एल्यूमिनियम को काटता है तो मेटल पिघल कर टूल की कटिंग
एज पर वेल्ड होने की यानी कि चिपकने की कोशिश कर। इसलिए एल्यूमिनियम के लिए एक ऐसी टूल ज्योमेट्री की जरूरत होती है जिसमें हाई रेक एंगल हो एंड वो बहुत शार्प हो। फ्लूइड जो है वो बहुत चौड़े होने चाहिए ताकि चिप्स तेजी से बाहर निकल सकें। एल्यूमिनियम में स्पीड और हाई आरपीएम सबसे ज्यादा काम आते हैं। एल्यूमिनियम हमेशा चाहता है कि चिप्स जल्दी से बाहर निकलें और रास्ता साफ रहे। लेकिन दोस्तों जब बात इनकनल की आती है ना, तो पूरी कहानी उल्टी हो जाती है। इनकनल एक निकल क्रोमियम बेस्ड सुपर अलॉय है जिसे ऐसे एक्सट्रीम एनवायरनमेंट के लिए बनाया गया है जहां टेम्परेचर 1000 डिग्रीज फ़ारेनहाइट यानी कि लगभग 538 डिग्री सेल्सियस से भी ऊपर चला जाता है। ये मटेरियल इतना ज्यादा हार्ड होता है जिसकी कोई हद नहीं है यार। जब इनकनल को काटा जाता है तो उसमें वर्क हार्डनिंग का एक अजीब सा गुण होता है। इसका मतलब है कि आप जितना उसे काटेंगे वो अंदर से उतना ही और ज्यादा सख्त हो जाता है। इनकनल एल्यूमिनियम की तरह टूल पर चिपकता नहीं बल्कि वो अपनी भयंकर हीट से टूल को ही पिघलाकर तबाह कर देता है। तो इसलिए इनकनल से एक इंपैलर बनाना बड़ा ही टेढ़ा काम है यार। अगर कोई सोचता है कि वो इनकनल को एल्यूमिनियम वाले टूल या उसकी हाई स्पीड से काट लेगा तो वो बहुत बड़ी गलती कर रहा है। टूल चंद सेकंड्स में चकनाचूर हो जाएंगे। इनकनल के लिए एक ऐसी स्पेशल टूल ज्योमेट्री की जरूरत होती है जिसका रेक लो हो, कोर यानी कि टूल के बीच का हिस्सा बहुत ज्यादा थिक एंड मजबूत हो और एज जो उसकी होनी चाहिए ना वो होंड होनी चाहिए ताकि वो एक्सट्रीम हीट एंड प्रेशर को झेल सके। इनकनल को मशीन करते वक्त मशीन को हैवी वाइब्रेशन और टूल प्रेशर का सामना करना पड़ता है, इसलिए रिजिड क्लैंपिंग और प्रॉपर हाई प्रेशर कूलेंट का यूज करना भी अनिवार्य है। तो ये सारे चैलेंजेस हैं जब हम एक इंपैलर मशीन करते हैं, चाहे वो एल्यूमिनियम का हो, चाहे वो इनकनल का हो, चाहे वो टाइटेनियम का हो। मशीन पर पार्ट बनने के बाद इंपैलर एक तैयार प्रोडक्ट नहीं बन जाता कि चलो भाई यूज कर लो, जब तक उसमें एक सबसे क्रिटिकल फैक्टर बैलेंसिंग पूरी तरह परफेक्ट ना हो जाए। जब तक वो बैलेंस नहीं है उसे सिस्टम में नहीं लगाया जा सकता। ये फैक्टर इंपैलर की लंबी उम्र और सिस्टम की सेफ्टी के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। अब इसे जरा समझते हैं। जब कोई भी ऑब्जेक्ट अपने सेंटर एक्सिस के चारों तरफ घूमता है तो उसकी मास डिस्ट्रीब्यूशन यानी उसके वजन का बंटवारा एकदम बराबर होना चाहिए। इसको आप अपने घर की वॉशिंग मशीन के उदाहरण से रिलेट कर सकते हैं। जब वॉशिंग मशीन अपने स्पिन मोड में कपड़े सुखाने के लिए ड्रम को तेजी से घुमाती है और मान लीजिए अंदर रखे कपड़े किसी एक कोने में इकट्ठे हो गए तो क्या होगा? पूरी की पूरी मशीन बुरी तरह से हिलने लगती है, आवाजें करती है और अपनी जगह से खिसकने लगती है। लेकिन वॉशिंग मशीन का पहिया तो बहुत ही कम स्पीड पर घूमता है। सोचिए एक जेट इंजन या फिर टर्बो चार्जर का इंपैलर जो 20,000 से लेके 2 लाख आरपीएम तक की रफ्तार पर घूम रहा हो, वहां क्या होगा? धज्जियां उड़ जाएंगी। इस हाई स्पीड पर एक छोटी सी भी गलती हाहाकार मचा सकती है। फिजिक्स के नियम के अनुसार रोटेशनल स्पीड बढ़ने पर इम्बैलेंस का असर स्क्वायर के हिसाब से बढ़ता है। अभी समझाता हूं कैसे। मान लीजिए कि इंपैलर के सेंटर से 100 मिलीमीटर की दूरी पर सिर्फ 1 ग्राम का अटक वजन यानी कि इम्बैलेंस रह गया। जब ये इंपैलर 1800 आरपीएम पर घूमेगा तो ये छोटा सा 1 ग्राम लगभग 35 न्यूटन का सेंट्रीफ्यूगल फोर्स पैदा करेगा। और जब स्पीड डबल करके 3600 आरपीएम की जाती है तो ये फोर्स 70 न्यूटन हो जाता है। अब इमेजिन करिए कि अगर स्पीड 1 लाख आरपीएम हुई तो यही 1 ग्राम का ना दिखने वाला इम्बैलेंस इतना भारी और विशाल सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बन जाएगा जो इंजन के बैरिंग्स को तोड़ सकता है, शाफ्ट को बेंड कर सकता है और आखिर में पूरे मेटल कास्टिंग को फाड़ कर बाहर भी निकल सकता है। इसीलिए तो जेट इंजन नहीं बना पा रहे काफी कंट्रीज। तो इंपैलर को बनाने के बाद ISO 1941 स्टैंडर्ड के तहत बहुत ही स्ट्रिक्ट टॉलरेंस लेवल पर डायनेमिक बैलेंसिंग मशीन पर टेस्ट किया जाता है और जरूरत पड़ने पर उसमें से माइक्रोन्स में मटेरियल हटाकर उसे परफेक्ट बैलेंस किया जाता है। तो अब तक आप समझ गए होंगे कि इंपैलर सिर्फ एक काट कर बनाया गया मेटल का टुकड़ा नहीं है, ये पूरी मॉडर्न इंडस्ट्री का धड़कता हुआ दिल है। किसी भी देश का बड़ा पावर प्लांट हो, ऑयल रिफाइनरी हो या फिर हजारों लोगों को उड़ाते हुए ले जाने वाला हवाई जहाज की सेफ्टी हो, सब कुछ सीधे तौर पर इस छोटे से पार्ट पर निर्भर करता है। एक जेट इंजन कितना महंगा फ्यूल कंज्यूम करेगा और कितनी दूर तक बिना थके चलेगा, ये इस बात पर तय होता है कि उसके इंपैलर का एरोडायनामिक डिजाइन कितना परफेक्ट है और उसकी मशीनिंग कितनी एक्यूरेसी के साथ की गई है। ऐसे हाई वैल्यू और क्रिटिकल कंपोनेंट्स को बनाने के लिए ना सिर्फ एडवांस महंगी मशीन्स की जरूरत होती है बल्कि ऐसे मशीनिस्ट और इंजीनियर्स की जरूरत होती है जो अपने काम को समझते हों, जिनका बेसिक क्लियर हो और जो मटेरियल साइंस, फ्लूइड डायनामिक्स, टूल ज्योमेट्री और 5 एक्सिस CNC प्रोग्रामिंग की एक डीप समझ रखते हो। एक छोटी सी टूल डिफ्लेक्शन या कैम प्रोग्रामिंग में किया गया एक गलत क्लिक लाखों रुपए के इनकनल ब्लैंक को सेकंड्स में कचरा बना सकता है। और अगर वो गलती बिना पकड़े सिस्टम तक पहुंच गई, जो कि कभी होगी नहीं, लेकिन अगर ऐसा हो गया तो आगे चलकर करोड़ों का नुकसान और जान हानि भी कर सकता है। ये सारी बातें दर्शाती हैं कि मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस आज कितनी तेजी से आगे बढ़ चुका है और इंडस्ट्रीज को स्किल्ड प्रोफेशनल्स की कितनी सख्त जरूरत है। सो आई होप यू गॉट सम आइडिया अबाउट द इम्पैलर्स। बाकी मेरी वेबसाइट पे जाके मेरा कोर्स चेकआउट जरूर करें। मैं मिलता हूँ आपसे किसी अगली वीडियो में ऐसे किसी और टैकी टॉपिक के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड विश यू ऑल द बेस्ट।